आज की चर्चा। आज की चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं और साथ ही साथ हमारे जितने भी दर्शक इस वक्त MBC के तीसरे चैनल पर और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो कर रहे हैं, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं हूं रत्ना, आपका साथ देने आ पहुंची हूं और बिल्कुल आज के इस 1 घंटे के सफ़र में आज की चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आप सभी को हम आने वाले स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम में हम जुड़े हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मॉरिशस एक पैराडाइज आइलैंड है, पर इस पैराडाइज आइलैंड में भी आजकल देखा गया है कि कितनी तेज़ी से कैंसर जैसी बीमारी बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती समस्या को रोकने के लिए हम आए दिन रेडियो पर ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आते हैं जहां पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जनता को अवगत करा सकें और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अवेयरनेस फैला सकें। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में। जैसे कि हम पिछले दिनों में भी हमने कैंसर पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए हैं जो खासकर महिलाओं में या फिर पुरुषों में होते हैं, पर साथ ही साथ कोलोरेक्टल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो सभी में पाया जाता है। अब कितने प्रतिशत ये फैलता है, कितना खतरनाक होता है और ये कैसे एक इंसान की जान ले सकता है, इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, इसका इलाज कैसे किया जाता है, स्क्रीनिंग कैसे होता है, इस पर ये कार्यक्रम आधारित रखेंगे। और आज के हमारे मेहमान होंगे नर्सिंग ऑफिसर श्री विमल तेजा जी। तो चलिए आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते विमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते पादारा जी। और आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल हम जानेंगे कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में। तो पहले तो हमें ये बताइए कोलोरेक्टल कैंसर होता क्या है? तो कोलोरेक्टल कैंसर होता है जो लॉज इंटेस्टाइन, जो कोलन भी कहा जाता है उसे, जो उसको उसमें पड़ता है। और कोलोरेक्टल से कहा जाता है क्योंकि जो रेक्टम है वो कोलन के अंतिम भाग होता है जी। और कैंसर होने पर रेक्टम या कोलन आदि कोलन में जब होता है तो इलाज में डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है। अच्छा। इसलिए कोलोरेक्टल कहा जाता है। और कैंसर यही होता है जो कोलन के कोशिकाएं हैं उनमें जेनेटिक म्यूटेशन होने की वजह से उनकी जो वृद्धि है, ग्रोथ है, वो अनियंत्रित हो जाते हैं। इसलिए कैंसर यही इसी को कैंसर कहा जाता है। और अक्सर देखा जाता है कि जो कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर है, वो सीधे कैंसर नहीं होता। उससे पहले देखा गया है कि कैंसर मुक्त गुच्छे जैसे पैदा होते हैं कोलन में, जिसे पोलिप्स कहा जाता है। और कई साल लगते हैं उन पोलिप्स को कैंसर में परिवर्तित होने में। अच्छा, यानी पहले इनिशियल स्टेज पर वो कैंसर में फॉर्म नहीं होते, वो सिर्फ एक जैसे पोलिप्स, गुच्छे जैसे पोलिप्स कहा जाता है उसको जी। और उस गुच्छे को कैंसर में परिवर्तित होने में, जैसे मॉरिशस में हम कहते हैं गोसिया, जैसे एक छोटा सा जैसे गोसिया की तरह वो बढ़ता है धीरे धीरे। और धीरे धीरे कई साल लगती हैं, 10 से 15 साल 20 साल लगती हैं उसको कैंसर में परिवर्तित होने में। तो ये कैसे होता है, जैसे ये गुच्छे फॉर्म कैसे होते हैं? गुच्छे फॉर्मेशन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो आते हैं। हो सकता है ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन से या डायरिया से आता है, कुछ होता है। मेन रीज़न यही है कि वो जेनेटिक म्यूटेशन से होता है। जेनेटिक म्यूटेशन जब होता है तो वो कोशिकाएं में जो सेल्स हैं उनमें एरर्स होते हैं। और जो एरर्स को अगर शरीर नहीं मिटा पाता तो वो धीरे धीरे कैंसर में परिवर्तित होता है। अच्छा, तो आप हमें बता सकते हैं विमल जी कि ये मॉरिशस में कितने प्रतिशत पाया गया है? कोई स्टैटिस्टिक्स है अभी? कैंसर के बारे में देखे गए तो जो सभी कैंसर जो पाए गए हैं मॉरिशस में, पहले पोजीशन पर आता है ब्रेस्ट कैंसर जो महिलाओं में होता है। दूसरे पोजीशन पर कोलोरेक्टल कैंसर। ये जो कैंसर होता है वो महिलाओं में, पुरुषों में दोनों एक ही प्रकार दोनों हो सकता है। 50-50%। ऐसा नहीं है कि पुरुषों में ज़्यादा होता है या महिलाओं में ज़्यादा होता है। अलग अलग से देखेंगे तो
महिलाओं में पहली पोजीशन पे ब्रेस्ट कैंसर आता है, दूसरी पोजीशन पे कोलोरेक्टल कैंसर आता है, पुरुषों में पहली पोजीशन पर प्रोस्टेट का कैंसर आता है, फिर दूसरी पोजीशन में कोलोरेक्टल का कैंसर आता है। यानी कोलोरेक्टल कैंसर देखा जाए दोनों में तो कॉमन है और उनकी मात्रा बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि पहले उतनी टेस्टिंग इत्यादि कम होती थी, तो डायग्नोसिस कम होती थी, तो पता चलता था देर में। जब पेशेंट जो बीमार हैं उनको देर में पता चलता था कि कैंसर है, जबकि इनिशियल फेजेस में, जो शुरुआती फेजेस में जैसे गुच्छे आदि, उनके लक्षण ज़्यादा कुछ नहीं होते, तो उनको पता नहीं है कि उनके शरीर में वो गुच्छे जैसे हो रहे हैं वो कैंसर में परिवर्तित हो सकते हैं। तो देर में पता चलता है, और देर में पता चलने से जो इलाज है कैंसर के वो भी ज़्यादा और भी कॉम्प्लिकेटेड और भी मुश्किल हो जाते हैं। तो ये किस उम्र वाले लोगों में ज़्यादातर पाया जाता है? मॉरिशस में देखा गया कि ज़्यादातर, मॉरिशस में नहीं, विश्व भर में 65 से ऊपर, 67 से ऊपर कैंसर का जो बीमारी है कोलोरेक्टल कैंसर का, उनमें पाए गए हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि कैंसर पाए गए हैं, तो वो कैंसर हो चुका हुआ होता है, वो इनिशियल फेजेस में नहीं, कम दिखाई देते हैं उन उम्र के लोगों में। 65 के ऊपर के लोग जो हैं वो ज़्यादा जैसे आप बता रहे हैं कि उसको डेवलप होने में कुछ साल लगते हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने इनिशियल स्टेज पर उतना ध्यान नहीं दिया और चलकर जैसे 60-65 तक पहुंचे तो वो पूरी तरह से वो कैंसर में परिवर्तित हो चुका है। कैंसर में परिवर्तित हो चुका है, उनके लक्षण जो है वो ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं, तब वो हॉस्पिटल आते हैं वो जाँच करने के लिए। तो जैसे आप लक्षण में बता रहे हैं कि पॉलिप्स, और कोई ऐसे लक्षण होते हैं जिसके कारण हमें पता चले कि हमें संकेत हो कि हो सकता है ये कैंसरियस हो? जो लक्षण होते हैं कोलोरेक्टल के, जो लक्षण होते हैं जी, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होना, डायरिया, या जो अच्छा, मतलब किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, किसी किसी को डायरिया भी हो सकता है। हाँ, ये संकेत हो सकता है कि जो आंत है, जो कोलन है, उनमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वो जांच करने के बाद ही पता चलेगा जी। तो जैसे मैंने कहा, जो पोलिप्स होते हैं वो शरीर के अंदर होते हैं, वो किसी को नहीं पता होगा कि अंदर पोलिप्स हैं, क्योंकि उनके लक्षण ज़्यादा कुछ नहीं है जी। हो सकता है कि जो मल है उनमें खून की मात्रा हो सकती है, लेकिन वो इतने कम होने की वजह से वो आंखों से नहीं दिखती। जो पोलिप्स हैं वो इनिशियल फेजेस, जैसे मैंने कहा, अगर उनको वहीं पे निकाला जाए तो जो इंसान है, जो जिसके शरीर में वो पोलिप्स है, वो बाद में कैंसर होने की क्षमता वो कम हो जाती है। अच्छा। अगर पोलिप्स निकाल दिया जाए। अच्छा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि पोलिप्स के जो लक्षण वो ज़्यादातर नहीं होते, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी कभी डायरिया हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो एक बार कॉन्स्टिपेशन होता है तो दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर वो नज़रअंदाज कर देते हैं जो सिम्टोम्स हैं, जो लक्षण है। बाद में जब वो कैंसर में परिवर्तित हो जाता है, एडवांस स्टेज में हो जाता है, तो मल में खून का दिखना, कॉन्स्टिपेशन को ज़्यादा होना, पेट में दर्द होना ज़्यादा, वो सब जब आती है तो हॉस्पिटल आती है, तब पता चलता है कि कैंसर है और वो लेट स्टेज में। तो पॉलिप्स और पाइल्स में, यानी कई सारे लोगों को पाइल्स पता होगा कि जैसे जहाँ पर से हम मल निकालते हैं वहाँ पर जैसे पॉलिप्स जैसे फॉर्म्स हो जाते हैं, तो क्या पाइल्स और पॉलिप्स ऑलमोस्ट सेम है? नहीं, वो सेम नहीं होती है। पाइल्स जो है वो नसें हैं, गुड्डे के नसें होते हैं जो सूज जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और वही से वो खून निकलना है, ब्लीड करते हैं जी। पोलिप्स जो है वो गुड्डे जैसे होते हैं, जैसे कहा आपने एक लाशियक माजन पुसी, वो ऐसे होते हैं, अंदर होते हैं, वो बाहर नहीं दिखाई देते। अच्छा। अंदर होते हैं, वो जांच के द्वारा पता चलता है कि और जो पाइल्स होता है वो यूजुअली बाहर में दिखाई देते हैं, नीचे रहते हैं या बाहर रहते हैं, अंदर भी रहते हैं, लेकिन जो अंदर वाले होते हैं वो कभी कभी बाहर आ जाते हैं, उनको दिखता है। तो ये जैसे एक तरह से जो बहुत सारे लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, कई बार देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को ये समस्या उत्पन्न होने के चांसेस ज़्यादा है। और जैसे क्या पाइल्स कैंसरियस हो सकते हैं? नहीं, वो जो पाइल्स होते हैं वो जैसे मैंने कहा वो नसें होते हैं जो इन्फ्लेम होते हैं। हाँ। और वो सर्जरी द्वारा निकाला जा सकता है। जी।
टाइम लगता है लेकिन निकाला जा सकता है। और ये जो पॉलिप्स है हाँ, वो जैसे कि मैंने कहा वो कोशिकाओं के जेनेटिक म्यूटेशंस और वो बढ़ते जाते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन के होने की वजह से वो जो कोशिकाएं की वृद्धि होती है वो अनियंत्रित हो जाती है, अनकंट्रोलेबल हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में वो फैलने लगते हैं, तो उसको कैंसर कहा जाता है। जी, तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में। और जैसे विमल जी ने हमें समझाया कि किस प्रकार से कोलोरेक्टल कैंसर में पॉलिप्स का बढ़ना बहुत ही अनियंत्रित मात्रा में, ये एक तरह से हमें संकेत देता है कि ये खतरे की निशानी हो सकता है और ये तुरंत डेवलप नहीं होता। जैसे पिछले दिनों में भी हमने कैंसर पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए, और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बिल्कुल उसकी कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, जो इनिशियल स्टेज होते हैं उसके सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। इसीलिए ये कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि स्क्रीनिंग कैसे करनी चाहिए। स्क्रीनिंग एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा तरीका है जो आपको इनिशियल स्टेज पर आपको पता लगा सकता है, आपको बता सकता है कि क्या ये कैंसर में डेवलप हो रहा है या नहीं। और इसके लिए आज के इस कार्यक्रम में हम नर्सिंग ऑफिसर विमल तेजा जी के साथ जुड़े हैं। तो कोलोरेक्टल कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ये किस कारण इतनी तेजी से फैल रहा है, आइए जानते हैं विमल जी से। विमल जी, इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? वो रिस्क फैक्टर्स कोलोरेक्टल कैंसर की जो होते हैं वो फैमिली हिस्ट्री। अच्छा। अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर हुआ हो, उनकी मौत हुई हो कैंसर की वजह, कोलोरेक्टल कैंसर की वजह से, तो आप जोखिम में हैं। आपको टेस्ट करनी चाहिए कि अगर अर्ली स्टेजेस में है तो उनको कैच कर दिया, ट्रीटमेंट आदि वो ज़्यादा आसान रहेगी। अगर लेटेस्ट स्टेज, अगर आप नकारते रहें, लेटेस्ट स्टेज में कैंसर करना नहीं है आपको। ठीक है, ये पहला है फैमिली हिस्ट्री। और भोजन से जो आहार करते हैं वो ज़्यादातर इसी वजह से प्रिजर्वेटिव्स वाले जो खाना हम लोग खाते हैं, या ज़्यादातर हम लोग फास्ट फूड, ऐसा माना जाता है कि जो 90s के बाद जो पैदा हुए हैं, न्यू जनरेशन जो पैदा हुए हैं, वो ज़्यादा जोखिम में है, क्योंकि 90s के बाद जो खाने पीने की जो आदतें हैं वो चेंज हो गई हैं, वो बदल गई हैं। फास्ट फूड का ज़माना है, कैन फूड, प्रिजर्वेटिव्स और जो बेवरेजेस, जो सोडा ड्रिंक्स है उसको बहुत ज़्यादा, उनको ज़्यादा है। जो स्मोकिंग, धूम्रपान करते हैं या ज़्यादा मदिरा पीते हैं, अल्कोहल के सेवन करते हैं, वो भी उनको भी चांसेस ज़्यादा है। तो ये एक खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर आप रोज़ फास्ट फूड लेते हैं, रोज़ बेवरेजेस लेते हैं, तो बिल्कुल ये सोचने वाली बात है कि ये कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी समस्या में ना डाल दे जिससे कि कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाए जिसमें आप अपने हेल्थ को दांव पर लगा रहे हैं। और बिल्कुल आज हम बात कर रहे हैं स्क्रीनिंग के बारे में। तो विमल जी, हमें बताइए कि ये स्क्रीनिंग कैसे होता है और इसका इंटरवल क्या होना चाहिए। मतलब मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति स्क्रीनिंग करवाता है तो कितने इंटरवल के बाद उसे दोबारा से स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हम ज़रूर चाहेंगे कि हमारे जो श्रोता हैं जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं। आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल है जो कोलोरेक्टल कैंसर या कैंसर को लेकर है, तो आप हमारे इस शो में ज़रूर अपने सवाल को रख सकते हैं। 402-8085 हमारा नंबर है। तो चलिए इस सवाल को आगे लेकर चलते हैं विमल जी की ओर। तो स्क्रीनिंग जो होती है वो उन लोगों के लिए होती है जिनके लक्षण नहीं दिखते। अच्छा। अगर आपको लक्षण हैं कि जैसे मल में खून का दिखना, कॉन्स्टिपेशन का ज़्यादा होना या डायरिया आदि, पेट में दर्द आदि होना, तो आपको वो जो बीमारी है वो हो सकता है लग चुकी है, एडवांस स्टेज में है। ज़रूरी नहीं कि वो कैंसर ही है, वो कुछ भी हो सकता है, उनमें से एक कैंसर है। और जो आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो रही है या डायरिया, पेट में दर्द, मल में खून दिखती है, तो आपको टेस्ट डायरेक्टली करनी चाहिए। स्क्रीनिंग उन लोगों के लिए है जिनको लक्षण है कि उनको लक्षण नहीं होते ज़रूर हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन थोड़ी ज़्यादा बहुत होती है, डायरिया एक टाइम होती है और फिर रुक जाती है, ज़्यादा ध्यान नहीं देते उन पर। लेकिन स्क्रीनिंग उन लोगों के लिए है जो लक्षण नहीं है। ओके। यानी कि वो स्वस्थ हैं,
नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, जैसे एक नॉर्मल बॉडी टेस्ट, जैसे हेल्थ टेस्ट करवाते हैं वैसे ही एक टेस्ट है। ये स्क्रीनिंग जो होती है वो पहले मल टेस्टिंग से शुरू होती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो पोलिप्स या जो कैंसर के अर्ली फेजेस, अर्ली स्टेजेस जो होती है, लक्षण है वो बहुत कम होती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई इत्यादि। मल में खून का दिखना हो सकता है या नहीं, जो अर्ली स्टेज है। पोलिप्स का जो स्टेज है, जब वो पोलिप्स होते हैं तो हो सकता है वो मल में खून दिख सकती है लेकिन दिखाई नहीं देती, सॉरी। खून मल में खून होती है लेकिन उनकी इतनी कम होती है जो विजुअल इतना दिखाई नहीं देता। तो उन लोगों के लिए जो ये लक्षणें नहीं दिखाई देती, उन लोगों के लिए स्क्रीनिंग है शुरू होती है उस एक मल टेस्ट से, FIT टेस्ट जिसे बोलते हैं। वो FIT जो है वो स्टूल टेस्ट के दौरान पता चलता है कि जो मल में है वो खून है या नहीं है। वो ज़्यादा सेंसिटिव है, दूसरे टेस्ट जो आगे करते थे वो ज़्यादा सेंसिटिव है ये टेस्ट FIT। तो मल टेस्ट द्वारा पता चलता है कि अगर मल में खून की मात्रा होती है, खून की प्रेजेंस होती है, तो उनको बुलाया जाता है एक कोलोनोस्कोपी के लिए। अच्छा, मतलब ये जब स्क्रीनिंग कर लेते हैं तो कितने समय के बाद पता चलता है कि उनको कोलोनोस्कोपी करवाना चाहिए? जो अभी तक चल रहा है FIT टेस्ट का रिजल्ट जो है वो 2 हफ्ते में पता चल जाता है। यानी कि जब रिजल्ट आती है तो जो जिनके टेस्ट पॉजिटिव आए हुए हैं उनको कांटेक्ट किया जाता है। अच्छा, मतलब जिनको नेगेटिव होता है उनको कांटेक्ट नहीं किया जाता? नहीं, एक पार्टिसिपेशन लेटर भेजा जाता है कि आपने पार्टिसिपेट किया और आपका टेस्ट नेगेटिव था। जो पॉजिटिव है उनके लिए टेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है। 1 से 2 हफ्ते में टेस्ट करनी नहीं चाहिए। जैसे डॉक्टर बोलते हैं हमारे यहाँ, जो डॉक्टर हितन है, उनके प्रोटोकॉल्स के द्वारा यही सब चलता है। 2 हफ्ते में टेस्ट कर लेनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में। टेस्ट करने के बाद देखेंगे कि जो मल में जो खून आ रहा है वो क्यों आ रहा है। अगर पॉलिप्स हैं तो उनको कोलोनोस्कोपी के दौरान वो निकाला जाता है और फिर से टेस्ट सर्वेलेंस के लिए, क्योंकि एक बार जो पॉलिप हुआ है वो फिर से आ सकता है, ठीक है। तो सर्वेलेंस के लिए रखा जाता है। वो डिपेंड करता है पॉलिप्स के साइज में और कहाँ पे लोकेट होता है। तो उनके हिसाब से फिर से उनको टेस्ट करना पड़ता है सर्वेलेंस के लिए कि क्या वो फिर से आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, और ये स्क्रीनिंग कहाँ पर किया जाता है? अभी के लिए स्क्रीनिंग जो है वो अभी G2 हॉस्पिटल में हो रहा है। वो G2 हॉस्पिटल में जो सेंटर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी और हेपाटोलॉजी है, हमारे सेंटर पे यहाँ वो वहीं पर हो रहा है। वो FIT टेस्ट जो भी कुछ हो रहा है वो ये वहीं पर हो रहा है। एक डेडिकेटेड टीम है जो लोगों को फ़ोन करती है पार्टिसिपेट करने के लिए। शुरुआती हमने जो एज लिमिट लिया था, क्योंकि मैंने कहा उनके लक्षण नहीं होती, तो एज लिमिट जैसे, और पहले भी कहा था कि जो 67 से ऊपर है वो ज़्यादा जोखिम में है जी। तो जो कैंसर डेवलप होने में तो 10 से 15 साल लग सकते हैं। तो हमने 60 ईयर्स से स्क्रीनिंग शुरू की। उनसे ऊपर जो लोग स्क्रीनिंग करना चाहते हैं वो आए हैं, कॉल करते हैं हॉटलाइन पे अपॉइंटमेंट के लिए, वो भी भाग लेते हैं जी। लेकिन शुरुआती हमने 60 ईयर्स से शुरू की। अभी के लिए जो टीम बन गई है, रेडी हो गई है, तो हमने 55 से शुरू 55 से ऊपर जो लोग हैं उनके लिए स्क्रीनिंग शुरू की है। अभी ये सीमित है पोर्टविस के रीजन में। अभी के लिए फिलहाल वो केवल G2 हॉस्पिटल में इसकी हाँ जी, जो हमने लोगों को कॉल करना शुरू किया तो पोर्टविस के रीजन के आसपास में शुरू किया। अब टीम बन गई है तो एक्सपांड कर रहे हैं, पोर्टविस के बाहर भी जा रहे हैं और धीरे धीरे दूसरे हॉस्पिटलों में भी ये सर्विस अवेलेबल होगी। तो जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे स्टूल टेस्ट किया जाता है, तो क्या इनिशियल स्टेज में ही ये पता लगाया जा सकता है कि उनको कैंसर फॉर्म हो रहा है? तो जैसे मैंने कहा कि जो FIT टेस्ट है वो सेंसिटिव होती है ह्यूमन खून के हिसाब से। तो अगर आपके मल में खून का प्रेजेंस है तो पता चलना चाहिए कि वो कहाँ से आ रहा है, क्योंकि वो होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो FIT टेस्ट पॉजिटिव है तो
कोलोनोस्कोपी किया जाता है और कोलोनोस्कोपी के द्वारा पता चलता है कि वो पॉलिप्स हैं या जो अर्ली स्टेजेस के जो कैंसर है क्या वो है। तो कोलोनोस्कोपी जो आप बता रहे हैं तो ये कैसे किया जाता है? कोलोनोस्कोपी एक ट्यूब जो इसमें कैमरा फिट किया जाता है आगे में, वो किया जाता है गुड्डे से अंदर इंसर्ट किया जाता है पेट में के अंदर और देखा जाता है कि वो अगर कुछ है तो क्या है, अगर फैला भी है तो कितनी मात्रा में, कितने फैला है और कितने। और विमल जी मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, अगर मान लीजिए किसी को यूं ही पॉलिप्स हुआ है और कोई ऑपरेट करके अर्ली स्टेज में उसे निकाल देता है और कुछ सालों के बाद वो पॉलिप्स फिर आने शुरू हो जाते हैं, तो क्या ये संकेत हो सकता है कि ये कैंसरियस हो? पॉलिप्स जो है जैसे वो नॉन कैंसरस होते हैं, वो कैंसर मुक्त होते हैं। ओके। लेकिन पॉलिप्स जो होते हैं वो भी एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होते हैं, बॉडी का रेस्पॉन्स होता है वैसे जो पॉलिप्स आती है जी। अगर एक बार हुआ है तो फिर से हो सकता है, क्योंकि जो म्यूटेशन है वो एक जगह पे नहीं, वो कई जगह पे हो सकता है जी। अगर आपको एक बार हुई होगी तो फिर से हुई होगी, इसलिए सर्वेलेंस पे डाला जाता है। जब कोलोनोस्कोपी करते हैं दिखते हैं कि पॉलिप्स है तो उनको सर्वेलेंस में डाला जाता है, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं जी। और मान लीजिए अगर किसी को पॉलिप्स हुआ है और वो पेशेंट आया है पॉलिप्स निकालने के लिए, तो क्या उस दरमियान भी उनका टेस्ट किया जाता है कि क्या ये पॉलिप्स कैंसरियस है? जब टेस्ट किया जाता है, कोलोनोस्कोपी जब किया जाता है वो सिर्फ डायग्नोस्टिक के लिए नहीं होता, थेरापेटिक के लिए होता है। ओके। कोलोनोस्कोपी के दौरान अगर कुछ पॉलिप्स आदि दिखाई देता है तो उनको निकाल दिया जाता है। निकालने के बाद उनको सर्विस लैबोरेटरी में भेजा जाता है, क्योंकि पता चलना चाहिए जो पॉलिप्स है वो किस तरह की पॉलिप्स थी और क्या वो डेंजरस है या नहीं। और ये जो कोलोनोस्कोपी का जो ड्यूरेशन है वो कितने समय तक ये चलता है? वो जो कोलोनोस्कोपी करता है उनके एक्सपर्टीज पे निर्भर करता है। हमारे यहाँ जीतू हॉस्पिटल में डॉक्टर हितन है जो बहुत माहिर है कोलोनोस्कोपी के लिए। लगभग 20 मिनट का टेस्ट होता है। अच्छा। और ये मतलब उसी दिन पेशेंट आके ये टेस्ट करवा के वो जा सकता है? हाँ, पेशेंट सुबह को आते हैं, प्रिपेयर किया जाता है, टेस्ट करने के बाद वो घर जा सकते हैं। और उसके बाद की जो ट्रीटमेंट होती है वो किस तरह से फॉलो होती है? अगर कुछ नहीं है तो कुछ ट्रीटमेंट आदि की ज़रूरत नहीं होती है। अगर टेस्ट के दौरान कुछ दिखाई दी कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो डिसाइड किया जाता है। पॉलिप्स के लिए जैसे मैंने कहा वो निकाल दिया जाता है, उसके कुछ ट्रीटमेंट आदि नहीं होती, लेकिन अपॉइंटमेंट ज़रूर मिलती है वो पॉलिप्स के बारे में जानने के लिए जी। अगर कैंसर है जो वेरी अर्ली स्टेज कैंसर दिखाई दे तो उनको सर्जरी की ज़रूरत होगी, तो उनको सर्जन्स को रिफ़र किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है। और कैंसर है तो ऑन्कोलॉजिस्ट भी इनके ट्रीटमेंट में जो भाग लेते हैं। और जो नॉर्मल मान लीजिए कोई पॉलिप्स कोई डेंजर की बात नहीं है, तो क्या पॉलिप्स को निकालने के लिए भी उनको कोई रिकमेंडेशन दिया जाता है? नहीं, जो पॉलिप्स होते हैं इत्यादि वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वो डॉक्टर जो कोलोनोस्कोपी है वो ही निकाल सकते हैं। वो ही निकाल सकते हैं, कोलोनोस्कोपी के दौरान ही निकाल दिया जाता है। अच्छा। क्योंकि ऐसा नहीं है क्योंकि एक बार आए पॉलिप्स दिखी फिर से आना पड़ेगा निकालने के लिए, ऐसा उसी टाइम पर वो उसी टाइम पे निकाल दिया जाता है। और वो भी निर्भर होता है कि क्या जो व्यक्ति है जो टेस्ट कर रहा है उनकी क्या कोई मेडिकेशन है जो पॉलिप्स करने से खतरा बढ़ सकता है, जैसे कि कार्डियक मेडिकेशन जो खून को पतला करता है, तो उनको रोका जाता है। उनके लिए पॉलिप्स दिखाई दी वो उन मेडिसिन्स को रोका जाता है, फिर बुलाना पड़ता है निकालने के लिए। लेकिन आमतौर पर जब भी पॉलिप्स दिखती है वो निकाल दिया जाता है। और मान लीजिए अगर कोई पेशेंट है जिनको डायबिटीज़ है और हाइपरटेंशन जैसी कोई समस्याएं हैं, तो क्या उनका ट्रीटमेंट उसी तरह से किया जाता है? हाँ, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है पॉलिप्स निकालने के लिए। हाँ, डायबिटीज़ नियंत्रित में रहने चाहिए, जैसे वो कंट्रोल में होना चाहिए। मान लीजिए अगर किसी महिला या पुरुष की उम्र है 30 वर्ष की और उनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो क्या ये स्क्रीनिंग के लिए एप्लीकेबल है? वो आ सकते हैं, वो करवा सकते हैं, क्या ये क्राइटेरिया में आते हैं? तो जैसे मैंने कहा स्क्रीनिंग उन लोगों के लिए है जिनको लक्षण नहीं आते। जी। अगर आप 30 ईयर्स हैं
कॉन्स्टिपेशन है या पेट में ज़्यादा दर्द होती है जी, तो आपको डायरेक्टली कोलोनोस्कोपी के लिए कंसिडर करना चाहिए। अच्छा। यानी कि हॉस्पिटल जाइए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो हॉस्पिटल जी, वहाँ का, जी, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए हाँ। और कोलोनोस्कोपी डायरेक्टली कोलोनोस्कोपी के लिए कंसिडर और किया जाता है। उसी दरमियान वो लोग टेस्ट भी करते हैं जैसे आपने बताया। जैसे कोलोनोस्कोपी के दरमियान पता हाँ। चल जाता है कि कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है, अगर कुछ है हाँ, तो पता चल पता जाएगा, चल अर्ली जाता है। स्टेज में पता चल जाएगा। चलिए विमल जी, यहाँ पर हमें इशारा किया जा रहा है, एक श्रोता है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपके हेडसेट पहन लीजिए ताकि हम उनके सवाल को सुन सके। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। नमस्ते आपको जी। भी और डॉक्टर को भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, डॉक्टर से मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो कुछ वो बता रहे हैं हाँ, वो सब प्रॉब्लम मेरे पास नहीं है, लेकिन हमेशा जब मैं स्पाइसी फूड खाती हूँ जैसे कि मसाला या मिर्च आदि, जी। तो मुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्या मुझे भी इस बीमारी में कोई संकेत है? अच्छा, चलिए जानते हैं। धन्यवाद। वैसे जो हमारे साथ हैं विमल तेजा जी, वो नर्सिंग ऑफिसर हैं, डॉक्टर नहीं हैं, पर बिल्कुल उनकी टीम ने यहाँ पर उनको भेजा है। तो आइए जानते हैं विमल जी से जो इनका सवाल था। हाँ, तो जो आप कह रही हैं कि खाने पीने से आपको जो कॉन्स्टिपेशन या डायरिया होती है, दस्त जैसे, हाँ, डायरिया जैसे होती है, तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम है, पता चलना चाहिए क्या ये प्रॉब्लम जो है वो किसी और कारण से हो रही है या आपको मसाले आदि पचते नहीं हैं, प्रॉब्लम है उनसे। तो एक बार टेस्ट ज़रूर करनी चाहिए। आप हॉस्पिटल डायरेक्टली जाइए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से अपॉइंटमेंट मांगिए और कंसिडर कीजिए कि गैस्ट्रोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी बिल्कुल ज़रूर करनी चाहिए। इंतज़ार ना करें कि वो ज़्यादा एडवांस हो जाए, जो सिम्टम्स है, जो लक्षण है वो ज़्यादा गंभीर हो जाए, तब जाएंगे हॉस्पिटल। वो अगर आपको प्रॉब्लम अभी हो रही है तो आपको अभी तुरंत इसको कंसिडर करें ताकि इसको समस्या और गंभीर होने से पहले आप इसका टेस्ट अगर करवा लेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि कई बार देखिए, आज हम कह सकते हैं कि सरकार बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में निवेश करती हैं हमारी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करने के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। और जब किसी को कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है तो इसकी जो समस्याएं हैं, साथ ही साथ इसके जो ट्रीटमेंट है, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है, बहुत ही गहरे होते हैं। इसीलिए स्क्रीनिंग की अवेलेबिलिटी क्यों करवाई गई है, जिससे कि हमारी जनता को अवगत कराया जा सके कि अगर कोई भी छोटी से छोटी समस्या आपके हेल्थ में आपको दिखाई देती है तो प्लीज़ आप देर ना करें, स्क्रीनिंग करवाएं, ताकि स्क्रीनिंग करवाने से आपको एटलीस्ट ये तो पता चल जाए कि कोई गंभीर समस्या नहीं है। अगर नहीं है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं, पर अगर कोई समस्या है भी तो ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो सकता है और इसे आप बहुत ही जल्दी से उसको ट्रीट करवा सकते हैं और ये कैंसर में डेवलप नहीं होगा। बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे कि आपको कैंसर है, बट जस्ट ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये बहुत ऑफनली होता है तो आप ज़रूर स्क्रीनिंग करवाइए। और जैसे अभी हमें विमल जी बता रहे थे कि अगर 35 वर्ष की आयु में भी अगर आपको ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है तो आपको तुरंत जाकर कोलोनोस्कोपी करवाना चाहिए। आइए जानते हैं कि ये कैंसर, क्या ये अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट हो जाता है तो क्या ये इसका इलाज संभव है? हाँ, कैंसर की इलाज एक ही इलाज होते हैं, वो है सर्जरी, फिर रेडियोथेरापी, केमोथेरापी। अगर ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है, कैंसर जो है अर्ली स्टेज में हो जाता है, तो वो याद रखें कि अर्ली स्टेज में जो कैंसर है वो कोलन की सीमित रहती है, वो बाहर नहीं जाती, फैला हुआ नहीं होता जी। तो उनका इलाज जो है वो ज़्यादा आसान होती है और सर्वाइवल रेट जिसे कहते हैं वो ज़्यादा होती है। जैसे मतलब वो कंट्रोल में लाया जा सकता है। हाँ, वो कंट्रोल में लाया जा सकता है। और हाँ, फिर भी अगर आपको कैंसर हुई है, इलाज के बाद चेकअप कोलोनोस्कोपी करनी चाहिए, क्योंकि कैंसर एक बार हुई है तो फिर से हो सकती है। बिल्कुल। तो सर्वेलेंस में डाला जाता है जी। अगर कैंसर एडवांस स्टेज में हो जाता है तो वो कोलन की सीमित में नहीं रहता, वो फैल चुका होता है, वो दूसरे ऑर्गन्स में भी लगते हैं। वो मेटास्टास जैसे कहते हैं, मेटास्टासिस, वो दूसरे ऑर्गन में भी फैल सकते हैं। तो ट्रीटमेंट वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और सर्वाइवल रेट भी कम होता है उन लोगों में।
तो जैसे एक तरह से देखा जाए तो ये स्क्रीनिंग हाँ सबसे ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। स्क्रीनिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक तो अर्ली स्टेज में पता चल जाता है कि आपको है या नहीं, और दूसरी रीज़न ये है कि अगर आपको पोलिप्स हैं तो पोलिप्स को काट के निकालने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि आपको जो पोलिप्स हैं कैंसर में परिवर्तित होने की क्षमता रखती है। अगर पोलिप्स ही निकाल दे तो आपको कैंसर होने की जो चांसेस हैं वो कम कर दिया जाता है, ताकि आपको जब मॉरिशस में जैसे देखते हैं कि नॉर्मल एज जैसे 75 है, 75 तक अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो 75 के पहले, जैसे कि मैंने कहा 67 पे कोलोरेक्टल कैंसर की आती प्रॉब्लम होती है। तो अगर स्क्रीनिंग का मकसद यही है कि आपको कैंसर से बचाएं और आप जितनी उम्र जीने है वो आप नॉर्मल यानी अगर अर्ली स्टेज में ये डिटेक्ट हो जाता है तो उसकी जो ट्रीटमेंट है उसको अर्लीस्ट पॉसिबल उसकी शुरू हो जाती है, फिर वो कॉम्प्लिकेशंस इत्यादि वो कम रहती है। और मान लीजिए ये जो ट्रीटमेंट है वो, क्या ये ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग रहती है या इसका कोई ड्यूरेशन रहता है? कैंसर का ट्रीटमेंट, हाँ जी, हाँ कैंसर का ट्रीटमेंट वो तो कैंसर क्या था कैसा था जो उस पर डिपेंड करता है। वो जब मॉरिशस में एनसीसी हॉस्पिटल है जहाँ पर ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करती है ट्रीटमेंट। शुरुआती में सर्जरी होती है, जो अफेक्टेड भाग होता है कोलन के वो निकाल दिया जाता है। उसके बाद रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी और सर्वेलेंस कोलोनोस्कोपी किया जाता है, चेक करने के लिए कि वो आ रहा है कि नहीं। और ये सर्वेलेंस जो है वो जब तक जीवित रहते हैं वो चलता रहेगा, मतलब एक तरह से फॉलोअप होता रहता है कि कहीं ये वापस ना आ जाए। तो ये इंटरवल कितने ड्यूरेशन तक होता है, मतलब कितने समय के बाद सर्वेलेंस किया जाता है? हाँ वो सब पोलिप्स जो है जैसे मैंने कहा वो निर्भर करता है कि साइज कितना बड़ा था, कितनी मात्रा में थी, वो सब डिपेंड करता है। अगर आपको कैंसर है जो आप सर्जरी के बाद करना चाहते हैं तो वो ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करता है। अगर आप ऑपरेशन के बाद आपके कुछ लक्षणें फिर से आने लगी तो करना पड़ता है, या हर 2 साल बाद, जैसे लगभग 2 साल के अंतराल में करना पड़ता है सर्वेलेंस के लिए। जी, तो आज हम कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं और लगभग हम समाप्ति की ओर हैं। विमल जी से हम ज़रूर मांग करेंगे कि कोई ऐसा हॉटलाइन नंबर है जो हमारे श्रोताओं को हम बता सके, जिसके द्वारा वे लोग आपको संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हाँ, तो जैसे कि मैंने कहा स्क्रीनिंग जो है वो चल रही है अभी, वो पोर्टुगीज के रीजन में सीमित है। अभी पोर्टुगीज के रीजन से अभी थोड़ा एक्सपांड कर रहे हैं क्योंकि अभी 3 बन चुकी है। अगर आप उन रीजन से बाहर हैं, अगर आप स्क्रीनिंग में भाग लेना चाहते हैं तो आप हॉटलाइन पे कॉल कर सकते हैं। हॉटलाइन का नंबर है 597-04-445। ओके, आप हमसे संपर्क रखें, अपॉइंटमेंट फिक्स किया जाएगा और जब आप आएंगे वहाँ पर तो आपको समझाया जाएगा कि जो सब कुछ समझा जाएगा, कैसे स्पेसिमेन मल का जो स्टूल स्पेसिमेन है वो कैसे लिया जाता है जी। कितने देर बाद आपको कांटेक्ट किया जाएगा, वो सब आपको वो लोग गाइड जैसे वो आपको गाइड करेंगे। हाँ, तरह से वो एक विस्तार से आपको समझाएंगे, गाइड करेंगे कि क्या है क्या जी। ज़रूर, मैं नंबर दोबारा से दोहराना चाहूँगी, 59704445। जी हाँ, 59704445 ये है हॉटलाइन नंबर, और इस नंबर पर आप कॉल करके आप एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और वे आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे कि आपको करना क्या है, किस तरह से आप उनसे संपर्क बना सकते हैं, किस तरह से आपको अपना स्टूल का स्पेसिमेन ले जाना है, किस तरह से आपकी टेस्ट की जाएगी। इन सारी चीज़ों पर वे आपको गाइड करेंगे। तो बिल्कुल जितने भी श्रोता, जितने भी दर्शक, जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आपके घर में, आपके आसपास में, या आप खुद ऐसी चीज़ों को फेस कर रहे हैं तो आप देर ना करें, क्योंकि
एक तरह से देखा जाए तो कैंसर पर जीत पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए ये एक लड़ाई है जिसे बहुत ही ज़िम्मेदारी से हमें निभानी है। और बिल्कुल अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है और स्वस्थ रहना ये हमारा जन्मसिद्ध हक है। तो इसके लिए बस हमें थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी सूझबूझ, थोड़ी सी पेशेंस के साथ काम लेना है और कैंसर पर जीत बिल्कुल हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, नर्सिंग ऑफिसर विमल तेजा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और स्वास्थ्य मंत्रालय के जितने भी टीम वर्कर्स हैं जो ऐसे कार्य में जुटे हुए हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। सभी दर्शकों का शुक्रिया कहेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ टेक्निकल टीम पर बने थे फैज़ान और दीपशिका, साथ ही साथ जिनेश हमारे प्रोड्यूसर, उनको भी कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ एक शुभ दिन की शुभ कामना के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार, शुभ दिन। आज की चर्चा।